जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था 5 मार्च को हुआ था। तो क्या रहा था, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे और मैं कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाया था, प्लस मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने लिए ताकि आप लोग इंटरव्यू में एटलीस्ट पास हो सके। क्योंकि मैं 3 केसेस देख चुका हूँ जो लोग इंटरव्यू में फेल हुए हैं। तो ये तो आप बिल्कुल मानना ही मत कि इंटरव्यू में सबको एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू में फेल कर दे। हालांकि वो रेयर चांसेस होते हैं, पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है ही। कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है ताकि अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर ना कर पाए, जैसे मैं नहीं कर पाया था, उसके बाद भी मुझे कुछ मार्क्स मिल गए थे। इतने मार्क्स मिल गए थे कि मैं पास हो गया था। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मेरे आए थे 13 मार्क्स आउट ऑफ 20, जो बहुत ही अच्छे मार्क्स नहीं है। एवरेज से थोड़ा ऊपर है क्योंकि 10-12 का एवरेज होता है और एवरेज से थोड़ा ऊपर है। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो 15-16 नंबर मिल जाते हैं। फिर ये आपके पैनल पे भी डिपेंड करता है, आपका पैनल कहाँ है। लखनऊ जैसी जगह में सुनने को आया है कि वहाँ बच्चों को 18-19 नंबर मिले हैं 20 में से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं मानता हूँ ये चीज़ें थोड़ी गलत है क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। अगर आप लोग एवरेज मार्क्स दे रहे हो तो थ्रू आउट द इंडिया वो सेम होने चाहिए। ये तो फिर लखनऊ वाले बच्चों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों का जिनका पैनल थोड़ा टफ है। खैर ये चीज़ें छोड़ते हैं, ये चीज़ें मेरे और आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ हुई थी मैं वो बताता हूँ आपको। मेरा इंटरव्यू 5 मार्च को था और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 1 बजे का था। ये थोड़ा अच्छा था क्योंकि सेंटर यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, तो थोड़ा इजी हो गया, मैं टाइम से पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ गया मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने ब्लेज़र पहने हुए थे और क्लीन शेव में थे मोस्टली, पर कुछ लोगों ने बियर्ड रखी हुई थी हल्की। मैंने खुद ने भी क्लीन शेव कराया था। अब तो अप्रॉक्स 1 महीना हो चुका है। वीडियो मैंने 1 महीने बाद इसलिए डाले क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं बात करूँ तो अच्छा लगता है, रेदर देन कि मेरा सिलेक्शन खुद का तो हुआ नहीं है और मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताने लगा कि काम कैसे करना है। तो पहले खुद तो करूँ मैं कोई चीज़, उसके बाद ही मैं बताऊँ तो वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है। मेरी मेरी खुद की थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना कि हाँ भाई मैं किस ब्याह पे ये बातें बता रहा हूँ। मैं एक काम कर चुका हूँ उसके बाद ही बताऊँगा ना आपको कि आप लोग वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था। मैं पहुंच गया था। मैंने सिर्फ शर्ट डाली थी, जो कि एक गलती थी। मुझे ब्लेज़र पहन के जाना चाहिए था। मैंने क्लीन शेव करा लिया था। मैंने सीनियर से भी बात की थी तो उन्होंने कह दिया था कि क्लीन शेव मस्ट है। वो लोग पसंद करते हैं क्लीन शेव वालों को ही। हालांकि उन्होंने कहा था कि शर्ट का ऑप्शन है देख लेना, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऑप्शन मत रखो। ब्लेज़र अपना अरेंज कर लेना और अपने ब्लेज़र का, अपनी पैंट का, अपने सॉक्स का, इनका कलर सेम रखना है। सेकंड थिंग, आपके जूतों का और आपकी बेल्ट का, इनका कलर सेम होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे ना पैनल में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो बस आपकी ड्रेसिंग सेंस ही देखेंगे। कुछ लोग बस आपकी साइकोलॉजिकल देखेंगे कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। वो वहाँ आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो पैनल में ऐसा काम होता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने अपनी अटेंडेंस लगाई। फिर हमारा आइरिस हुआ, आइरिस स्कैनर हुआ। वो लोग आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं कि जो बंदा आ रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आपके जो खास करके वो जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना चाहिए, ठीक है, rather देन स्टेट का। जैसे हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, उनके जो ओबीसी के सर्टिफिकेट थे वो स्टेट के थे। अब उन्होंने स्टेट से तो स्टेट का तो बनवा रखा था, सेंटर का नहीं बनवा रखा था। तो उन लोगों से फिर वहाँ पे अंडरटेकिंग ले ली गई। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि कई जगह रिजर्वेशन ऐसा होता है, वो स्टेट में तो होता है, सेंटर में नहीं होता। तो सेंटर में आप लोग ओबीसी में नहीं आते। या फिर ऐसा हो जाता है कि कई स्टेट में जो रिजर्वेशन है वो एससी कैटेगरी में है या एसटी कैटेगरी में है, सेंटर में वो रिजर्वेशन किसी और कैटेगरी में है। तो ऐसे चांसेस होते हैं, मैंने देखे हुए हैं ये चांसेस, तभी मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग देख लेना कि अगर आप लोग किसी रिजर्वेशन से डाल रहे हो तो सेंटर में किस लिस्ट में आता है वो। इसके अलावा बात करते हैं, जब इंटरव्यू चल रहा था तो वहाँ पे सब लोगों का ग्रुप बन जाता है। हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लास्ट में इंटरव्यू देंगे ताकि हमें बेनिफिट हो जाए कि लास्ट में आते आते जो पैनल है वो भी थोड़ा थक जाए और वो चाहे कि आप जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इंटरव्यू। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ना हमने थोड़ा सा गलत किया था। ऐसा होता नहीं है। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो फेल होने से बच जाए। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे के आया था ना मेंस का, तो मुझे पता था कि मेरा मेंस का एग्ज़ाम अच्छा गया है। दिक्कत सारी यही थी कि इंटरव्यू में ना बस फेल ना कर दे। मैंने तो तभी बोलना स्टार्ट कर दिया था कि 99% चांसेस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 1% दिक्कत ये थी कि कहीं इंटरव्यू में फेल कर दे तो 100% तो कोई नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा।
अगर ऐसा कोई कहता है तो वो तुरंत खा ही होगा, और नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो नहीं कह सकता और नहीं कहना चाहिए। तो हमारी अटेंडेंस वगैरह लग गई और हमने डिसाइड कर लिया कि हम सबसे लास्ट में इंटरव्यू देंगे तो हम सबको एवरेज मार्क्स मिल जाए। लेकिन एक पैनल को ना एक दिन में बस 25 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना होता है एक शिफ्ट में, तो वो लोग ना ज़्यादा थकते नहीं हैं। 25 बच्चों का ही इंटरव्यू उनको करना होता है, वो अच्छे से इंटरव्यू करते हैं। आपका जो टाइम लगता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है आपका, उसकी वजह से आपका जो इंटरव्यू है वो डिले हो जाए। बाकी अगर इंटरव्यू में गए ना तो वो लोग फ्रेश रहते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं इंटरव्यू में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग चले गए अपने रूम के बाहर बैठने लगे, और वहाँ पे आपको ना बैग ले जा सकते हो, ना आप पेन ले जा सकते हो, ना आप कोई घड़ी ले जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती, और मास्क भी नहीं होता अलाउ। तो मना कर देते हैं, इन चीज़ों को आप वहाँ लेके ही नहीं जा सकते। आपको एक वेटिंग रूम में बिठा देते हैं, और जिस बच्चे का इंटरव्यू चल रहा है उसके जस्ट बाद जिसका इंटरव्यू है उसको रूम के बाहर बिठाते हैं, और आप लोगों के लिए अलग से एक वेटिंग रूम बना देते हैं, आपको वहीं बैठना होता है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो एकदम इंटरव्यू देखे आ रहा है उससे पूछ ले फटाफट से कि क्या हुआ था, क्या उससे पूछा गया था। हालांकि इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, पता लग जाता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो हो रहा था कि जो पैनल है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो लोगों से पूछ रहे थे कि चलो तुम बता दो तुमको आता क्या है। एक बच्चे से पूछ लिया गया था कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। तो इस लेवल तक क्वेश्चंस गए थे। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो पूछने लगते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है वो थोड़ा सा ना बच्चों को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसे करते हैं, नीचा दिखाने का या फिर कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए। ये टर्म थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस ब्रेक किया जाए। मैं अपने इंटरव्यू का बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू सेकंड लास्ट था हमारे बैच में। मैं जैसे ही अंदर गया, एक तो वो जो रूम था उसमें एक पतली सी गली होती है एंट्री करने के लिए, तो आपको ना बाहर से दिखेगा भी नहीं कि टोटल पैनल बैठे कितने हैं, मेल है फीमेल है क्या है। तो मेरी जैसी एंट्री हुई, मैंने नॉक करके एंटर किया। उन्होंने बोला यस यू कैन कम इन। मैंने पूछा था मैं आई कम इन। मैं जब अंदर गया तो मैंने अंदर जाके देखा कि वहाँ ना राइट साइड में फीमेल्स बैठी हुई थी, जो कि मुझे बाहर से नहीं दिखाई दे रही थी अगर मैं गेट से देखता। और अगर मैं वहाँ से विश करता कि गुड इवनिंग सर, तो वो ऐसा हो जाता कि मैं विश फेंक के मार रहा हूँ। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको अपनी चेयर के पास पहुँचना है कंफर्टेबली। वहाँ मैंने देखा कि साइड में फीमेल टीचर्स बैठी हुई है, तो थोड़ा ठीक लगता है। पहले फीमेल को अगर आप विश करें वो थोड़ा अच्छा होता है। मैंने पहले फीमेल टीचर को विश किया, फिर जो जेंट्स थे वहाँ मैंने उनको विश किया। टोटल 9 मेंबर बैठे हुए थे मेरे पैनल में, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। मैं मान के चला था कि मैक्सिमम 5 होंगे, जो मैं सुनता आ रहा हूँ अब तक। लेकिन पैनल में 9 लोग बैठे हुए थे, और देख के ना हवाइयाँ उड़ जाती है, सभी की उड़ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, पर मैं इजीली बैठा। फिर मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट मास्क लगा के गया हुआ था। मुझसे बाहर तो मना तो कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी मास्क पहन के गया था क्योंकि थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, सीनियर लोग हैं और मास्क लगा के चलो तो ठीक होता है। मैंने कुछ और इंटरव्यू के देखे भी थे, तो वो लोग भी मास्क लगा के ही जा रहे थे। जो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी तो वहाँ ऐसा हो रहा था, मुझे वो थोड़ा ठीक लगा। मैं गया, मैं वहाँ जाके कंफर्टेबली बैठा। अब स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे देख के बोल दिया कि आप जिम जाते हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं जिम जाता हूँ। और पूछ रहा कि कितनी बार जाते हो। मैं कहा हफ्ते में 5 डेज 6 डेज हो जाता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसके अलावा और क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी। अब यहाँ मैं कुछ और हॉबी बता सकता था अपनी कि सर मेरी और हॉबी ये है और मैं रनिंग करता हूँ या ये करता हूँ, लेकिन उस टाइम माइंड में मेरे कुछ आया नहीं। मैंने सीधा पीएचडी ही बोल दिया। फिर उन्होंने मेरी पीएचडी का टॉपिक पूछा कि मेरा पीएचडी का टॉपिक क्या है। अब जो मेरी पीएचडी है वो बैंकिंग सेक्टर में ही है। मैंने वो बता दिया। फिर मेरी पीएचडी के रिगार्डिंग ही बात हुई थी कि मर्जर और एक्विजिशन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अभी जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस है वो बैंक की बढ़ रही है या घट रही है। वहाँ बात ये थी कि कई क्वेश्चन में ना पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनके आंसर दिए, वो सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि बैंक का मर्जर होने के बाद बैंक की जो ब्रांचेस है वो बढ़ती है या घटती है। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि अगर एक ही जगह 2 बैंक की ब्रांचेस है और वो मर्ज हो जाते हैं तो ब्रांचेस घट जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि सर बैंक की ब्रांचेस बढ़ जाएगी, क्योंकि सपोज़ करिए एक बैंक है, मान लीजिए कैनरा बैंक है वो दिल्ली में है और सिंडिकेट बैंक है वो यूपी में है। अगर वो बैंक मर्ज हो जाती है तो फाइनली कैनरा बैंक की जो ब्रांचेस है वो दिल्ली में भी आ जाएगी और यूपी में भी आ जाएगी। वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू का गेम था। अगर मैं वहाँ आर्ग्यू करता कि सर आप जो कह रहे हैं वो ऐसे गलत है और मैं जो कह रहा हूँ ऐसे सही है, तो उसका नेगेटिव इंप्रेशन हो जाता। उन्होंने मेरी बात से डिसएग्री किया। मैंने कह दिया कि चलिए ठीक है सर, मैं देखता हूँ क्या आंसर इसका होगा, मैं जाके चेक करूँगा। मैंने वहाँ उनसे आर्ग्यू नहीं किया बिल्कुल भी। उन्होंने जो बोला था मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है सर, मैं अपने जो नॉलेज है वो फिर से चेक करूँगा।
ऐसे ही मर्जर के रिगार्डिंग ही मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मज़ेदार बात ये रही थी कि उन्होंने मुझसे जाते पूछा कि आपने बीटेक किया है ग्रेजुएशन में? मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीटेक नहीं किया हुआ था, वो थोड़ा साइकोलॉजी से खेल रहे थे। वो बार-बार कह रहे थे कि आपने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है, तो आपने प्रोजेक्ट क्या किया था? उसके बाद वो कहने लगे कि आपने एमएससी किया है, और मैंने एमएससी नहीं किया था, मैंने ऑब्वियस सी बात है एमबीए किया था, एमबीए के बाद ही मैं गया था वहाँ। लेकिन वो बार-बार कह रहे थे कि अच्छा आपने एमएससी में क्या पढ़ा है? आपने एमएससी में क्या किया है? तो ये काम वो कर रहे थे आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, ताकि आपको फ्रस्ट्रेट किया जा सके, और फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपसे ना आपकी जो टोन है वो चेंज होती है नहीं होती है, आप पोलाइटली बात करते हो या नहीं करते हो, ऐसे जो प्रेशर आता है वो हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं थोड़ा समझ गया था क्योंकि मैंने एक बच्चे का रिव्यू और देखा था, उससे ना 10 बार पूछी गई थी मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं समझ गया था कि ये लोग थोड़ा साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फैक्चुअल क्वेश्चन मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, ना मुझसे करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन पूछा, ना बैंक बैंक का कोई भी टर्म नहीं पूछा मुझसे कि बैंक में क्या टर्मिनोलॉजी होती है, उससे कोई मतलब नहीं था। करंट न्यूज़ क्या थी, कुछ नहीं पूछा। ना ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पूछा, ना किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम, ना हॉबीज़ वगैरह, अपार्ट फ्रॉम जिम वाली छोड़ दे तो उसके अलावा और कुछ ऐड नहीं हुई। ना मैंने ऐड की, ना उन्होंने कुछ पूछा उससे। ठीक है, लास्ट में उन्होंने पूछा था कि ई कॉमर्स क्या होता है, जो ईजी था मैंने बता दिया सर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या डिजिटली हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस की, वो सारी की सारी ई कॉमर्स ही होती है। लास्ट में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ठीक है योगेश जी गुड लक, आप जा सकते हो। और उसके बाद मैं वहाँ से उठा, मैंने उनको दोबारा विश किया निकलते हुए, मैंने थोड़ा सा बैंड होकर विश किया था जो कि तो थोड़ा डिसेंट लगता है, और उसके बाद मैं बाहर आ गया। तो ओवरऑल इंटरव्यू यही रहा था, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया मुझसे, और ना ही कोई बैंक का कोई टर्म पूछा था। तो ये डिपेंड होता है कि आप स्टार्टिंग में बोलते क्या हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पीएचडी बोल दिया था, तो सारा का सारा मेरा जो इंटरव्यू हो पीएचडी के आर पार ही घूमता रहा। अच्छा, एक चीज़ और थी, मेरी जो सेकंड स्पेशलाइजेशन थी वो आईबी थी, तो उन्होंने आईबी से क्वेश्चन पूछा। तो आप ध्यान रखना कि आपकी जो सेकंड स्पेशलाइजेशन है ना वो क्या है। 99% चांसेस है कि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमबीए के साथ फाइनेंस लिया है, तो चांसेस है कि आपसे फाइनेंस में क्वेश्चन पूछेंगे। एक दो क्वेश्चन वो पूछ ही लेंगे, ये चेक करने के लिए कि कितनी नॉलेज है आपको फाइनेंस वगैरह की भी। आपकी जो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है वो आपने कितना सीरियस लिया। मैंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था, तो मुझे कुछ नहीं पता था, और मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। आपको ना इंटरव्यू में ध्यान रखना है कुछ बातों का। एक तो आपको अपनी टोन अच्छी रखनी है, ठीक है, आपकी टोन ऐसी हो कि उनको सुनाई दे आप क्या कह रहे हो, आप ऑडिबल हो। आपकी जो आवाज़ है चुभनी नहीं चाहिए, बहुत ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चिल्ला के बात कर रहा है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए। कुछ भी ऐसा आपको भद्दा नहीं पहन के जाना जहाँ बार बार नजर जाए, जो ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करे आंखों को। सपोज़ करो आपने कोई ऊँची पैंट पहन ली है, आपकी स्किन दिखाई दे रही है पैरों की, तो वो थोड़ा-सा अच्छा सा नहीं लगता है, जैसे लड़के आजकल पहनते हैं। तो आप सॉक्स पहन के वो कवर कर सकते हो, या फिर आपकी जो पेट है वो कमीज़ से बाहर आ रहा है, इतनी टाइट कमीज़ है वो नहीं पहननी है आपको। या फिर आप जब बैठ रहे हैं तो अपने ब्लेज़र के जो बटन है वो लगा रखे हैं। बैठते वक्त आपको जो ब्लेज़र के जो बटन है वो खोल लेने चाहिए। इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए। प्लस कलर का आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी जो टाई है, ब्लेज़र है, और जो पैंट है, जो सॉक्स है, इनका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ऐसा हो कि कुछ भद्दा सा ना लगे, थोड़ा मैचिंग सा हो। आप ऑनलाइन गूगल करके देख सकते हो कि फॉर्मल वियर में सबसे बेस्ट लुक कौन सा होगा। आपके जो जूते हैं वो पॉलिश होने चाहिए, और क्लीन शेव लेके जाना, ब्लेजर पहन के जाना, वो अच्छा लगता है, इंटरव्यू पे फ़र्क पड़ता है। कुछ स्टूडेंट थे जो रिज्यूमे लेके गए थे, उन्होंने सोचा था कि हम अपना रिज्यूमे दे देंगे तो रिज्यूमे से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो लोग रिज्यूमे नहीं लेते। ठीक है, तो अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो कि रिज्यूमे लेके चला जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। प्लस मेरे बाद जिस बच्चे का इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि वो मेरे साथ ही आया था, उससे सारा का सारा बैंकिंग से ही पूछा गया था। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, और अच्छे लेवल के पूछे थे उससे। तो उसका जो इंटरव्यू था वो सारा का सारा बैंक से रिलेटेड हुआ था। बैंक की टर्मिनोलॉजी बहुत डीप में पूछी थी उससे। तो अगर कोई स्टूडेंट आपसे कहता है कि मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ था और आपका ऐसा होगा, तो वो बात गलत है। वो लोग चेंज करते रहते हैं, वो लोग भी अपना टेस्ट चेंज करते रहते हैं। उनका मन में आएगा तो वो आपसे करंट का पूछ लेंगे। एक स्टूडेंट से पूछा था कि अभी जो टेस्ट क्रिकेट टीम है ना, उसका कैप्टन कौन है इंडिया में। उसने अपनी हॉबी में क्रिकेट बताया था, तो उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक स्टूडेंट से गाना गवा दिया था। तो ये पैनल पर डिपेंड है। पैनल उस टाइम देखना चाहता है कि वो आपको कैसे जज कर सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाए तो आपको रेडी रहना है। आपसे ना क्वेश्चन किसी भी फील्ड में आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है। तो इंटरव्यू की तैयारी ना आप ऐसे तो कर नहीं सकते एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ के। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए जो सबसे अच्छा है, आप मॉक इंटरव्यू दीजिए।
और मॉक इंटरव्यू से भी ज़्यादा बेटर है कि आप देख लीजिए उस टाइम रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ चल रही है, और कंपनीज में जाइए और इंटरव्यू दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। आप इंटरव्यू की ना प्रैक्टिस करिए, रियल इंटरव्यूज़ दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, वो कहीं बिल्ड नहीं होगा। और अगर मेरी तरह है, वीक स्टूडेंट्स हैं, और बस किसी तरीके से बस क्वालिफाई करना है इंटरव्यू को, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो टोन है वो ठीक रहे। आप किसी भी चीज़ को लेकर ना आर्ग्यू ना करें। बेशक आप सही है, आप, अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ, फैक्चुअल अगर आप सही है तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम ना नंबर जो है भैया पैनल के हाथ में है, और पैनल क्या सोचता है वो मैटर करता है। क्योंकि कभी ना कोई इंसान क्वेश्चन नहीं करने वाला कि आपने किसी बच्चे को फेल किया है तो क्यों किया है, किसी बच्चे को 19 नंबर दिए, 18 दिए तो क्यों दिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते उनसे कभी, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। तो आपको ना एट अ टाइम पैनल को खुश करना है। बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।